नमस्कार, हेलो। हम हर हफ्ते सुप्रीम कोर्ट की क्रिमिनल लॉ पे एक जजमेंट को समझेंगे। इस हफ्ते की जो जजमेंट है उसका नाम है मनोज कुमार तिवारी वर्सेस मनीष सिसोदिया। ये जजमेंट आई है 17 अक्टूबर 2022 को। 2 जज का बेंच था। जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम ने ये जजमेंट लिखी है। ये जजमेंट डेफेमेशन के केस पे है। एक टेक्निकल पॉइंट पे जजमेंट है। पहले केस का बैकग्राउंड क्या है मैं वो समझा देता हूँ। 2015 में आम आदमी पार्टी दिल्ली में चुनाव जीती थी। उनकी 70 में से 67 सीट्स आई थी। 3 सीट्स बीजेपी को आई थी। उन 3 सीट्स में जो जीते थे उनमें से एक थे विजेंद्र गुप्ता, वो रोहिणी से अभी एमएलए हैं, वो भी इस केस में एक अक्यूज्ड है। तो 2019 की ये घटना है। 2020 की फरवरी में दिल्ली में चुनाव होने थे। तो 2019 में मनोज कुमार तिवारी के साथ 3 और लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी। ये कहा कि दिल्ली में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। जो स्कूल्स बन रहे थे उसमें उसके लिए 2892 करोड़ रुपए दिए गए थे बनाने के लिए। तो मनोज तिवारी ने ये आरोप लगाए थे कि 892 करोड़ ही लग सकते हैं मैक्सिमम। 2000 करोड़ का दिल्ली सरकार ने घोटाला किया है। मनीष सिसोदिया ने ये घोटाला किया है। तो इन 4 लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी और फिर विजेंद्र गुप्ता और एक और व्यक्ति ने शाम को ट्वीट किए। विजेंद्र गुप्ता ने ट्वीट में कहा गया था कि मैं घोटाला एक्सपोज कर दूंगा इनका। मैंने 24 सवाल पूछे हैं, उन 24 सवालों के वो जवाब दे दे जो सरकार नहीं दे रही है, तो मैं घोटाला एक्सपोज कर दूंगा। ये विजेंद्र गुप्ता ने ट्वीट किए थे। अब मनीष सिसोदिया ने भी उन आरोप, ये सब बातें जजमेंट में नहीं है। जजमेंट में सिर्फ बताया गया है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, पर असली में क्या हुआ था तो 2892 करोड़ एस्टीमेट था। इन्होंने आरोप लगाया मनोज कुमार तिवारी ने कि 2000 करोड़ का घोटाला हुआ है। इसमें मनीष सिसोदिया ने भी वापस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके समझाया था कि ये सब जजमेंट में नहीं है, पर असली में क्या हुआ था वो मैं समझा रहा हूँ। फिर मनीष सिसोदिया ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके समझाया था कि आरोप बिल्कुल गलत हैं और जो वो कॉस्ट बता रहे हैं वो पर रूम की कॉस्ट नहीं है। वो कॉस्ट है जिसमें क्लासरूम के बोर्ड्स की भी कॉस्ट है या रेन वाटर हार्वेस्टिंग की भी कॉस्ट है और अच्छे से अच्छी फैसिलिटी स्कूल में देने की भी कॉस्ट है। तो कोई घोटाला नहीं हुआ है। तो एक चुनाव के टाइम का माहौल है, तो बीजेपी आरोप लगा रही है और आम आदमी पार्टी तब उनको रिफ्यूट कर रही थी। तो केस में क्या हुआ था, मनीष सिसोदिया ने 6 आरोपियों के खिलाफ, 4 लोग जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी और 2 लोग जिन्होंने बाद में ट्वीट किए, इन 6 लोगों के खिलाफ उन्होंने डेफेमेशन का केस, मानहानि का केस किया। डेफेमेशन आईपीसी में डेफेमेशन 2 तरह की होती है, सिविल डेफेमेशन और क्रिमिनल डेफेमेशन। सिविल में आपको डैमेजेस मिलते हैं, मतलब आपको हर्जाना मिलता है, पैसे मिलते हैं। क्रिमिनल में इंसान आरोपी को सजा होती है, अगर वो प्रूव हो जाए 2 साल की सजा या जुर्माना। तो इन्होंने क्रिमिनल डेफेमेशन का केस किया रोज एवेन्यू कोर्ट दिल्ली में 6 लोगों के खिलाफ। 4 ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी और 2 ने जिन्होंने ट्वीट किए थे। उनमें से मनोज कुमार तिवारी जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी, और मनोज कुमार तिवारी अभी करंटली बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं दिल्ली से ही। और जो दूसरे हैं विजेंद्र गुप्ता, वो अभी एमएलए हैं, करंटली भी एमएलए हैं, वो रोहिणी से एमएलए हैं वो। तो मनोज कुमार तिवारी और ये विजेंद्र गुप्ता, इन्होंने चैलेंज किया उस समनिंग ऑर्डर को, क्योंकि जब केस किया तो मजिस्ट्रेट ने 6 लोगों को समन किया। अब इन दोनों की हाईकोर्ट में नहीं सुनी तो ये सुप्रीम कोर्ट आए हैं। कौन कौन, मनोज कुमार तिवारी और जो दूसरे आरोपी हैं विजेंद्र गुप्ता। टेक्निकल पॉइंट पे ही एक सुप्रीम कोर्ट आए हैं। मनोज कुमार तिवारी कह रहे हैं कि 200 सीआरपीसी में कंप्लेंट की गई है, ठीक, और सीआरपीसी होता है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, उसके सेक्शन 200 में कंप्लेंट की गई है। उसी सीआरपीसी में 199 एक सेक्शन है जिसमें बताया गया है कि डेफेमेशन की कंप्लेंट करने का प्रोसीजर क्या है। उसके अंदर ये बोला गया है 199 के दूसरे हिस्से में कि अगर जिस पर डेफेमेशन, जिसने डेफेमेशन की है, एक आरोपी है और जिसके बारे में बुरा बोला गया, तो अगर जिसके बारे में बुरा बोला गया है वो व्यक्ति अगर राष्ट्रपति हो या गवर्नर हो या स्पीकर हो या पब्लिक सर्वेंट हो या मिनिस्टर हो, तो अगर इन व्यक्तियों के खिलाफ, अगर 199 के 2 दूसरे हिस्से में बताया गया है, इन व्यक्तियों के खिलाफ अगर डेफेमेशन की गई हो तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर कंप्लेंट करेगा। पब्लिक प्रोसिक्यूटर मतलब सरकारी वकील कंप्लेंट करेगा और वो 199(4) के तरीके से करेगा। 199(4) में लिखा गया है कि आपको परमिशन लेनी होती है। स्टेट का मिनिस्टर हो, स्टेट का पब्लिक सर्वेंट हो तो स्टेट गवर्नमेंट से, सेंटर का हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट से।
तो परमिशन लेनी होती है 199(4) में। तो मनोज कुमार तिवारी ने एक ही ग्राउंड लिया है सिर्फ कि इन्होंने कंप्लेंट जो की है वो 199(4) का इन्होंने प्रोसीजर बाईपास कर दिया है, तो सीधी कंप्लेंट कर दी है, ये कर नहीं सकते। अब दूसरे आरोपी विजेंद्र गुप्ता, उन्होंने 3 ग्राउंड लिए हैं। पहला ग्राउंड तो यही मनोज कुमार तिवारी वाला कि क्योंकि ये व्यक्ति मिनिस्टर है स्टेट यूटी में, तो 199 के दूसरे हिस्से में आता है, इनको प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए था 199(4) वाला, वो इन्होंने नहीं किया। दूसरा उन्होंने कहा कि जो मैंने ट्वीट किए हैं, जो आरोप लगाए हैं, वो उन आरोपों में डेफेमेशन बनती ही नहीं है। और तीसरा ग्राउंड था कि ट्वीट की जो ट्रांसक्रिप्ट दी गई है उसमें 65B का सर्टिफिकेट नहीं लगाया गया है। अब 65B का सर्टिफिकेट क्या होता है? वो होता है इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 65 के B पार्ट में कहा गया है कि जब भी कोई आप इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस देते हो, जैसे आप अगर किसी की फोटोज खींच के कैमरे से देते हो, तो एक सर्टिफिकेट देना होता है कि कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है, ये सही फोटोज हैं, वो सर्टिफिकेट नहीं दिया है। तो ये 3 ग्राउंड लिया दूसरे व्यक्ति ने, पहले मनोज कुमार तिवारी ने सिर्फ 1 ग्राउंड लिया कि प्रोसीजर इन्होंने, क्योंकि 199(2) में आते थे, 199(4) का प्रोसीजर फॉलो नहीं किया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कैसे इन सब बातों को समझा और क्या रीजनिंग दी, कैसे कानून समझाया और पूरा इतिहास बताया कानून इस 199 का सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में। तो हम आते हैं सुप्रीम कोर्ट की रीजनिंग पे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, दोनों साइड के वकील ने क्या क्या आर्ग्यूमेंट दिए, जैसे ग्राउंड तो ये था, पर आर्ग्यूमेंट ये दिया मनोज कुमार तिवारी के वकील ने, क्योंकि उन्होंने 199 के चौथे हिस्से वाला प्रोसीजर फॉलो नहीं किया, वो इससे बच रहे हैं क्योंकि एक सेक्शन है 237 CRPC में ही, उसमें कहा गया है कि जब 199 के दूसरे हिस्से वाले व्यक्ति अगर कंप्लेंट करें और वो कंप्लेंट ऐसा लगे कि बिल्कुल ही गलत है और जानबूझ के की गई है दूसरे को तंग करने को, तो जुर्माना लगाया जा सकता है उस व्यक्ति पर। जैसे इस केस में मनीष सिसोदिया पर जुर्माना लग सकता है, तो उन्होंने कहा कि ये 237 को अवॉइड कर रहे हैं। अब मनीष सिसोदिया के वकील ने क्या कहा, उन्होंने बताया कि 199(2) का जो प्रोसीजर है वो एक स्पेशल प्रोसीजर है। 199 में ही एक छठा हिस्सा है, 199 के 6 सबसेक्शन है, तो 199 का ही एक छठा हिस्सा है, उसमें कहा गया है कि कोई इंडिविजुअल भी कंप्लेंट कर सकता है मजिस्ट्रेट को। तो मनीष सिसोदिया के वकील बोल रहे हैं कि वो जो एक स्पेशल प्रोसीजर है वो ये नहीं है कि इंडिविजुअल का जो राइट है वो चला गया है 199(6) के अंदर। तो ये ग्राउंड्स लिए, ये आर्गुमेंट दिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने पहले पूरा इतिहास बताया कि कैसे ये अभी जो करंटली CRPC है वो 1973 का CRPC है, इससे पहले 1898 का CRPC होता था। 41st लॉ कमीशन की रिपोर्ट के बाद से 1973 का CRPC आया। थोड़े टेक्निकल बातें हो रही हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने रीजनिंग जो है वो इन टेक्निकल ग्राउंड्स पे ही दी है। सुप्रीम कोर्ट ने पूरा इतिहास बताया है कैसे 1898 में सेक्शन 198 था, फिर 1943 में अमेंडमेंट हुई, 1955 में अमेंडमेंट हुई, 1964 में अमेंडमेंट हुई और फिर 1973 में हुई है। अब इन अमेंडमेंट्स में हुआ क्या था, सुप्रीम कोर्ट ने समझाया कि जो पिछला CRPC था 1898, उसके सेक्शन 198 में लिखा गया था कि सिर्फ एग्रीव्ड पर्सन, मतलब जिसके खिलाफ डेफेमेशन हुई हो, सिर्फ वही कंप्लेंट कर सकता है। ये मैं स्टेप वाइज बता रहा हूँ कि इतिहास कैसे समझाया। दूसरा, 1943 में क्या अमेंडमेंट हुई, इसमें लिखा गया था कि कोई अगर औरत हो, और ये 1943 की अमेंडमेंट है, मतलब आज़ादी से पहले उस टाइम के जो हालात थे उसके हिसाब से है, कि कोई अगर औरत हो और वो पब्लिक में ना आ सकती हो, कोई सिक हो, इन्फर्म हो, इस तरह से कोई हो, तो इनके बिहाफ पे कोई और भी कंप्लेंट कर सकता है डेफेमेशन की। 1943 में ये कहा गया था। अब 1955 में एक और चीज़ आई, उसमें कहा गया कि ये कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, मिनिस्टर या कोई पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ कंप्लेंट हो तो ये पब्लिक फंक्शन अगर कर रहे हो तो ये वाला प्रोसीजर फॉलो करना होगा, जो भी करंटली भी है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर करे। और इसके अंदर स्पोकन वर्ड्स नहीं होंगे, जो इन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी वो स्पोकन वर्ड्स थे वैसे। तो 1955 के अमेंडमेंट में लिखा गया था कि उसके अंदर स्पोकन वर्ड्स नहीं आएंगे। फिर 1964 में जो अमेंडमेंट आई उसमें लिखा गया कि स्पोकन वर्ड्स आ सकते, स्पोकन वर्ड्स वाली बात हटा दी गई। तो ये एक हिस्सा था इतिहास का। दूसरा हिस्सा इस सेक्शन के इतिहास का है जो 41st लॉ कमीशन रिपोर्ट से आया। 41st लॉ कमीशन से पहले एक 37th लॉ कमीशन रिपोर्ट आई थी जिसमें सेक्शन 1 से 176 CRPC के इनको छेड़ा गया था। अब फिर
41 में कहा गया कि सिर्फ 37 रिपोर्ट में तो सिर्फ 1 से 176 तक छेड़छाड़ हुई है, तो इसको पूरे को रिवाइज करने की जरूरत है। तो 41st लॉ कमीशन में पूरे सीआरपीसी को रिवाइज किया गया था, फिर ये 199 सेक्शन आया था। और इसमें ये बात रिकॉग्नाइज की गई थी कि जो डेफेमेशन के केस में, जो कि एक प्राइवेट रॉन्ग है, एक्यूज्ड और जिसके खिलाफ डेफेमेशन हुई हो उसके खिलाफ, इन दोनों का प्राइवेट आपस का मसला है, लेकिन आपका पूरा गवर्नमेंट का वेट उस अक्यूज के खिलाफ हो जाता है। ये बात उस अमेंडमेंट 41st लॉ कमीशन के बाद से कही गई थी, इसमें रिकॉग्नाइज की थी। अब ये सब सारा बैकग्राउंड है। अब मैं आता हूँ इस केस पे। इस केस में क्या हुआ फिर से। अब A1 ने क्या बोला कि एक पर्सन, एक इंसान जो उसको 199(2) में कवर्ड है, उसको 199(4) का ही प्रोसीजर फॉलो करना होगा। और जो दूसरा एक्यूज्ड है, एक्यूज्ड 5 विजेंद्र गुप्ता, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि ये ग्राउंड तो था ही, साथ में 2 और ग्राउंड कि डेफेमेशन मैंने जो बोला है वो डेफेमेशन है ही नहीं, दूसरा 65B का सर्टिफिकेट नहीं लगाया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 199 का जो छठा हिस्सा है वो स्टार्ट होता है ये इस चीज से कि नथिंग इन दिस सेक्शन, जिसका ये मतलब है कि सेक्शन में जो भी कहा गया है वो 199 के छठे हिस्से पे लागू नहीं होता है। 199(6) किसी इंडिविजुअल का राइट है, आप डेफेमेशन केस कर सकते हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति पब्लिक सर्वेंट है, वो अपना फिर भी इंडिविजुअल राइट नहीं खो देता है डेफेमेशन का केस फाइल करने का। तो मनीष सिसोदिया बेशक एक पब्लिक सर्वेंट हो, पर वो अपना इंडिविजुअल राइट तो उनके पास फिर भी है। तो अगर 199(6) से वो जा रहे हैं तो उनका इंडिविजुअल राइट है, वो कहीं गया नहीं है। तो जो प्रोसीजर 199(2) और 4 वाला है वो कुछ एक्स्ट्रा दिया गया है, कुछ रिड्यूस नहीं किया गया। ये बात कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो मनोज कुमार तिवारी हैं, उन्होंने जो ग्राउंड दिया है वो सही नहीं है, तो उनके खिलाफ केस चलना चाहिए। उनकी बात रिजेक्ट कर दी। और जो एक छोटा आर्ग्यूमेंट दिया था उन्होंने कि 199(2) में अगर नहीं जा रहे हैं तो 237 को अवॉइड कर रहे हैं, 237 में कॉम्पनसेशन हर्जाना दिया जा सकता है। इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 237 वाली बात भी सही नहीं है, क्योंकि अगर गलत केस किया जाए, कोई जानबूझ के ही डेफेमेशन का केस कर रहा हो किसी के खिलाफ सिर्फ तंग करने को, तो सेक्शन 250 है सीआरपीसी में ही, जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है जुर्माना या हर्जाना देने के लिए। तो ये बात सुप्रीम कोर्ट ने नहीं मानी, मनोज तिवारी की अपील खारिज कर दी कि मनोज तिवारी के खिलाफ केस चलेगा। अब आते हैं विजेंद्र गुप्ता जी के खिलाफ। उनकी कि ये ट्वीट्स जो उन्होंने किए वो डेफेमेशन है ही नहीं, ये है कि नहीं ये चेक किया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि उन्होंने ट्वीट में ये लिखा हुआ है कि मैं दिल्ली सरकार ये मेरे सवालों के जवाब दे दे तो मैं इनके घोटाला का पर्दाफाश कर दूंगा, और ये जवाब नहीं देंगे मैं ये जवाब लेकर रहूंगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को एड्रेस किया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इन्होंने जो 24 सवाल किए हैं, किसी से सवाल पूछना ही कोई डेफेमेशन नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई ये बोले कि एक स्टेटमेंट से मैं एक अगर कोई ऐसी स्टेटमेंट दे कि इन जवाबों, अगर सवालों का जवाब मिलेगा तो एक मैं घोटाला का पर्दाफाश करूंगा, ये कोई डेफेमेशन नहीं हुई, ये मानहानि हुई कैसे। सुप्रीम कोर्ट ने उदाहरण दिया कि अगर कोई ये भी बोले कि आई विल एक्सपोज योर स्कैम, ये भी कोई मानहानि नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन बातों से मानहानि का केस उनके खिलाफ बनता ही नहीं है, तो विजेंद्र गुप्ता के खिलाफ वो केस खारिज कर दिया गया। अब फिर सुप्रीम कोर्ट ने बताया 499 सेक्शन, जिसमें आईपीसी में ये बताया गया डेफेमेशन होती क्या है, उसमें बोला गया कि इम्प्यूटेशन टू हार्म द रेपुटेशन ऑफ सम पर्सन, कि ऐसे आरोप लगाए जाएं जिससे किसी की रेपुटेशन खराब हो। ठीक, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये तो डेफेमेशन है ही नहीं, और उनकी बात सुनी विजेंद्र गुप्ता की, और उनके खिलाफ समनिंग ऑर्डर को खारिज कर दिया गया, उनके खिलाफ केस को खारिज कर दिया गया। और सुप्रीम कोर्ट ने विजेंद्र गुप्ता के खिलाफ कहा कि केस नहीं चलेगा। और जो 65B वाली बात थी उस पे जाने की उन्होंने जरूरत ही नहीं समझी, क्योंकि उसके बिना ही विजेंद्र गुप्ता की बात मान ली गई, पर मनोज कुमार तिवारी की अपील खारिज कर दी गई, उनके खिलाफ केस चलेगा। तो ये थी हमारी इस हफ्ते की सुप्रीम कोर्ट की क्रिमिनल लॉ पे जजमेंट, जिसमें हमने समझा कि मानहानि का जब केस करते हैं, किसी पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ करते हैं, जो कि अगर 199(2) में हो तो वो 199(4) का प्रोसीजर उसको फॉलो करना चाहिए, लेकिन वो इंडिविजुअल के नाते अपना राइट खोता नहीं है, तो वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी केस कर सकता है, जो कि मनीष सिसोदिया ने इस
केस में इंडिविजुअल कैपेसिटी में किया है। तो हम अगले हफ्ते एक और क्रिमिनल लॉ पे जजमेंट के साथ आपके साथ समझेंगे। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।